नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम, सा खम्बाड़ी, वणक्कम, प्रणाम। आप सभी का ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी। हमारे साथ जुड़े हुए हैं देश कपूर सर, फाउंडर एडिटर ऑफ दृष्टिकोण.com। यूट्यूब चैनल भी है और वेबसाइट भी है। वेबसाइट पे आर्टिकल बहुत अच्छा लिखते हैं। एंड हम जो बात करने वाले हैं आज, कई कनेक्टेड टॉपिक्स के बारे में बात करने वाले हैं। बांग्लादेश की तरफ से एक बड़ी मजेदार न्यूज आई एंड इट गॉट अस थिंकिंग। बांग्लादेश ऑल्सो वांट्स टू ज्वाइन द मेक्का, जो अभी एग्रीमेंट हुआ है टर्की, बांग्लादेश, टर्की, पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया के बीच में। जी, तो ये देश सर, बांग्ला, पहले तो ये कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब अच्छा है ये क्या? ये भारत को लड़ पाएंगे या किसको ध्यान में रख के बनाया इन्होंने ये मेक्का एग्रीमेंट? थैंक यू गायत्री। हमेशा अच्छा लगता है आपके चैनल पे आके। और आज हम एक नए तरीके से डिस्कस करेंगे सब चीज़ों को। सो ये जो मेका जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट जो है MJDA, ये MJDA जो है ना, ये एक्चुअली इन सबको छोड़ दो, मतलब इंडिया, इजराइल, इन सबको छोड़ दो। ये एक्चुअली ज़्यादा इसलिए आया है क्योंकि लोगों का US से विश्वास उठ गया है। सऊदी अरेबिया, Turkey is part of NATO, so an attack on any country in NATO will also ensure कि सारा NATO जो है उसके डिफेंस के लिए आएगा। तो टर्की को कोई और ऐसा डिफेंस एग्रीमेंट करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि वो NATO का पार्ट है। पर अगर आप इस तरह से सोचो कि अगर रशिया ने टर्की को अटैक किया, तो डू यू थिंक कि बाकी जो यूरोपियन पावर्स हैं वो आर्टिकल 5, जिस आर्टिकल से वो सारे एक साथ वो एक दूसरे की डिफेंस पे आएंगे, क्या आर्टिकल 5 को वो एक्टिवेट करेंगे? उनको टर्की इज द वीक लिंक एक्चुअली पूरे नेटो में। इनफैक्ट मैंने जितनी बार भी इसकी गेमिंग की है कि रशिया क्या कर सकता है यूरोप के खिलाफ या नेटो के खिलाफ। अब नेटो को कमजोर करने के लिए सबसे बड़ी चीज है रशिया के पास कि ऐसे ऐसे स्टेप्स लो कि नेटो का आर्टिकल 5 एक्टिवेट ना हो, पर नेटो का जो इंटरनल जो यूनिटी है उसको भी तोड़ा जा सके। तो मैं जितनी बार इसके बारे में सोचा, मेरे को हमेशा मैं एक ही पॉइंट पे आके खड़ा हो गया कि रशिया अगर टर्की पे अटैक करता है तो नेटो विल नॉट एक्टिवेट आर्टिकल 5 बिकॉज वो जो यूरोपियन पावर्स हैं वो दे विल नॉट एक्चुअली रिस्क टू फाइट अगेंस्ट रशिया फॉर टर्की। तो कहीं ना कहीं मेरे को ऐसा लगता है कि टर्की भी यही कैलकुलेशंस कर रहा है और यही कैलकुलेशंस करके इट ऑल्सो वांट्स अनदर ऑल्टरनेटिव। अब सऊदी अरेबिया जो है उसका ऑलरेडी अलायंस था US के साथ कि US उसका हमेशा डिफेंस का ख्याल रखेगा। बट द पॉइंट इज, जब ईरान ने अटैक किया तब US वाज नोवेयर देयर। इनफैक्ट US के जो जहाज थे वो तो वापस चले गए, वो तो वहां टिक नहीं पाए। जो भी एयर डिफेंस सिस्टम था दैट डिडंट वर्क। So the thing is, one, is the capability really there to defend Saudi Arabia? Second, अगर वो है भी तो क्या वो आएंगे? ये जो ईरान वॉर जो हो रही है, इससे एक चीज तो साफ हुई है सऊदीज को कि वो इस लड़ाई में अकेले हैं। मतलब US कुछ हद तक जाएगा पर आगे नहीं जाएगा, बिकॉज वो जितना भी उनका कमर्शियल इंटरेस्ट वगैरह है, ऑयल वगैरह, उसके लिए उनको खुद ही लड़ना पड़ रहा है, कोई और नहीं आ रहा उनको बचाने के लिए। सो द थिंग इज कि नाउ सऊदी अरेबिया एंड टर्की आर जॉइनिंग हैंड्स इन अ वे कि हम किसी तरह से अपने आप को बचा लेना। द अदर थिंग दैट सऊदी अरेबिया ऑल्सो इज ट्राइंग टू डू इज कि ट्रंप के साथ मिलकर somehow it gets the न्यूक्लियर का टेक्नोलॉजी या न्यूक्लियर का जो वेपन्स हैं, लाइक एटलीस्ट वेपन्स नहीं तो कम से कम वो न्यूक्लियर पावर के लिए ही प्लांट वो लगा सकें। दे हैव ऑलरेडी ट्राई टू गेट द टेक्नोलॉजी फ्रॉम पाकिस्तान। वो ले सकते हैं, राइट, और वो लेंगे भी।
वो ऐसे खाली नहीं बैठेंगे। हो सकता है बहुत कुछ उन्होंने कर ही चुके हों, क्योंकि AQ खान जब जो उसका वो पर्दाफाश हुआ था, या लोग कहते थे पर्दाफाश हुआ, हम सबको तो बहुत पहले से पता था उसके बारे में। ये अमेरिकन को सडनली एकदम वो एक दिन उन्होंने कहा हाँ हाँ ये AQ खान का बाजार चल रहा था, प्रोलिफरेशन हो रहा था, अब हमें समझ में आया है। तो इतने साल क्या सोए हुए थे जब वो आपके सारे के सारे डिजाइन्स लेके भाग गया था एम्स्टरडेम से। थिंग इज के AQ खान 2-3 कंट्रीज थी जिनको वो दे रहा था। लिबिया वाज वन एंड सऊदी अरेबिया वाज अनदर वन। So Saudi Arabia has been in this war, like in this, game to get the nukes for a long time. हो सकता है उन्होंने बहुत कुछ ले भी लिया हो अब तक। तो like उस तरह से अगर देखो तो पाकिस्तान का जो इम्पोर्टेंस है वो सिर्फ इसी चीज के लिए है कि दे हैव सर्टेन साइंटिस्ट्स and certain people and like manpower to give. सऊदी अरेबिया के पास मैन पावर ही नहीं है। वो अगर अपनी लड़ाई लड़ेंगे भी, अगर सपोज अगर लड़ने भी लगे लड़ाई, उनके पास मैन पावर है ही नहीं। वो कहां से लाएंगे अपनी आर्मी? उनके खुद पाकिस्तान से खुद बोरो कर रहे हैं आर्मी। वो तो खुद बोरो करते हैं। उनके जो शेख हैं वो जाके थोड़ी लड़ेंगे। उनको तो आराम की और याशी की वो आदत पड़ चुकी है। वो आगे जाके थोड़ी लड़ेंगे, यही लड़ेंगे पाकिस्तानी जो हैं। इनफैक्ट पूरा मिडिल ईस्ट जो है, जॉर्डन जो है, सपोज जॉर्डन भी इनको यूज करता है। बहुत लोगों ने पता, ये सारे जो पाकिस्तानी आजकल बोलते हैं हमारा माय हार्ट बीट्स एंड हर्ट्स फॉर पैलेस्टीनियंस, देखो कितना बुरा हाल कर रहा है इजराइल। अब उनको कौन कैसे समझाए कि 1970 में जब जॉर्डन में पैलेस्टीनियंस बहुत ज्यादा हो गए थे और जॉर्डन ने बाहर निकालना चाहा था, तो उन्होंने एक पाकिस्तानी ब्रिगेडियर था, उसको दे पुट हिम इन चार्ज टू एक्चुअली फाइट एंड किल पैलेस्टीनियंस। उसने 3 दिन के अंदर 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा था। अब मैं उस ब्रिगेडियर का नाम बताता हूं, जियाउल हक। जियाउल हक ने जो बाद में जाके प्रेसिडेंट बना, उसने 2-3 रातों के अंदर 25,000 पैलेस्टीनियंस को मारा। इतने पैलेस्टीनियन इजराइल ने ये पिछले 25-30 साल में नहीं मारे, जो उस बंदे ने सिर्फ 2-3 रातों में मार दिए थे। उसको कहते हैं ब्लैक सितंबर ऑफ 1970। और तो इसलिए पाकिस्तान भाड़े पे बहुत कुछ ऐसे चीजें करता रहा है हमेशा से, और वहां भी वो इसीलिए जाते हैं क्योंकि उनके पास और कुछ है नहीं। पूरे मिडिल ईस्ट में दे डोंट हैव द पॉपुलेशन टू फाइट द वॉर्स। दे नीड पाकिस्तान टू वन गिव देम वो टेक्नोलॉजी, जो न्यूक्लियर की टेक्नोलॉजी है, और दूसरी कैनन फॉडर, वो लोग चाहिए उनको मारने के लिए, जो वो पैदा करते रहते हैं ज्यादा। हाँ, तो इसलिए उनको उनके लिए ये जो मेका जॉइंट डिक्लेरेशन एग्रीमेंट है, इसीलिए इंपॉर्टेंट है। अब 2 और कंट्रीज हैं जो ज्वाइन करना चाहती हैं, एक सीरिया है, एक बांग्लादेश है। अब सीरिया जो है उसके एक एयरबेस है इडलिब में, इडलिब IDLIB नॉर्थ वेस्ट सीरिया में है, जहां पर कह रहे हैं कि टर्की की जो फोर्सेस थी वो वहां थी, जो ट्रूप्स थे, मतलब जो सीरिया के भी थे और टर्किश ट्रूप्स भी वहां थे। वहां इजराइल ने 8 अटैक्स किए हैं, 8, और वो कह रहे हैं कि उन्होंने टर्किश मिलिट्री के भी कई लोगों को मारा है। हालांकि टर्की और सीरिया दोनों डिनाई कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि इजराइल इज वेरी क्लियर राइट नाउ कि अभी तो MJDA अभी है नहीं, पर अगर होता भी तो क्या बाकी लोग आते कि इजराइल से हम सीधा लड़ाई लेंगे? अभी सी द थिंग इज के विल if India attacks Pakistan, do you think Saudi Arabia will attack India? Like it will lose so many things. वो नहीं अटैक करेंगे। और टर्की क्या औकात में है? हाँ, टर्की के जो वो ड्रोन्स जो हैं वो हालांकि काफी अच्छे माने जाते हैं, बट लाइक उसने क्या किया इंडिया में? उन्होंने किसी चीज को कभी कहीं तक पहुंचे? वो कहीं पर किसी चीज को उड़ाया? उन्होंने नहीं उड़ा पाए ना वो। जबकि जो ईरानियन ड्रोन्स हैं, उन्होंने US के सारे एयर डिफेंस सिस्टम्स पे
अटैक किया और कई चीज़ों को उन्होंने उड़ा दिया वहाँ पर, एंटायर मिडल ईस्ट में. सो द थिंग इज कि इंडिया का एयर डिफेंस सिस्टम इज़ वेरी वेरी स्ट्रांग. सो हालांकि अभी रिपोर्ट्स आई हैं कि टर्की भी और चाइना भी बहुत सारे आर्म्स और एम्युनिशन वहाँ दे रहा है. तो द थिंग इज कि कैन देयर बी एन अटैक, एक वॉर हो सकती है छोटी इंडिया और जो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 जो हम कह रहे हैं कि अभी भी चल रहा है, और जो चल रहा है अगर देखें तो एटलीस्ट कोवर्ट ऑपरेशन तो चल ही रहा है. अब मैं ये नहीं कहूँगा कि जो कुछ POJK में हो रहा है वो ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का पार्ट है, पर जो POJK में हो रहा है, जिस तरह से वो लोगों को मार रहे हैं और लोग जो हैं POJK के वो साफ बोल रहे हैं कि वी डू नॉट वांट टू लिव विद पाकिस्तान एनी मोर. और अब तो उनके अपने यूट्यूबर्स और उनकी जो मीडिया है वो भी रिपोर्ट कर रही है उसके बारे में, और वो खुद कह रहे हैं कि किस तरह से पाकिस्तानी आर्मी जो है वो POJK के लोगों को मार रही है, और बाहर के लोग भी आके उस चीज को रिपोर्ट कर रहे हैं. इवन BBC और बाकी जो मीडिया है उन्होंने भी रिपोर्ट किया उसके बारे में. तो POJK में हो रहा है जो हो रहा है, ऊपर से वो तालिबान इज नॉट वेरी हैप्पी, वो वहां से उनकी लड़ाई चल रही है. उन्होंने तो बल्कि अभी पीछे तो नूर खान बेस पे भी अटैक कर दिया था. अब यहाँ बलोचिस्तान में हो रहा है जो कुछ हो रहा है. तो द थिंग इज के एट सम पॉइंट लाइक आई थिंक टर्की विल ऑल्सो वो अपने वेपन्स देगी, अपना जो कुछ भी नो हाउ जो दे रही है पाकिस्तान को, ताकि वो समहाउ नेक्स्ट टाइम जब वो करें अटैक्स हों तो वन उनका जो पूरा जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो खराब ना हो, सेकंड उनके पास कोई ऑल्टरनेटिव हो टू अटैक बैक. क्योंकि इस बार तो जैसे वो डिस्कशन हुई एयर मार्शल नागेश कपूर जी की भी, कि उनके पास दे हैड नथिंग, दे जस्ट कुड नॉट अटैक. उन्होंने बल्कि आके बोला कि आप ये प्लीज रोक दो, नहीं तो हमारे तो सारे के सारे एयरबेस आपने उड़ा दिए हैं. आर यू सेटिस्फाइड नाउ? आपको शांति हो गई है या अभी और आपने मारना है? प्लीज अब हमें रोक दो ये चीज. तब जाके उन्होंने जो इंडियन जो फोर्सेस है इंडियन साइड ने रोका. द थिंग इज के ऐसे लगता होगा कई लोगों को, अरे जब हम इतना ही आगे थे हम क्यों नहीं और हमने प्रेस किया. द थिंग इज के इन सब चीजों में जब आप बहुत ज्यादा अंदर चले जाते हो वॉर के, और बड़ी दिन तक ये चलती है वॉर, तो हमेशा जो पहले अटैक करता है उसका हमेशा नुकसान होता है. क्योंकि नुकसान पाकिस्तान का नहीं होना था. पाकिस्तान का अगर एक भी मिसाइल गलती से भी अगर कहीं दिल्ली या किसी मेजर सिटी में लग जाता तो दैट वुड हैव रियली हर्ट इंडिया बिग टाइम. पाकिस्तान का तो कोई नुकसान नहीं होना था क्योंकि उसका वैसे भी कुछ नहीं है, उसकी इकोनॉमी है क्या. और वो तो खुद के लोगों को जिस तरह से मार रहे हैं POJK में, आप अगर देखो तो वो या तो अगर वो ना मारते थे कोई और मार देता, तो उनको क्या फर्क पड़ता है. पर यहाँ तो ऐसा नहीं होता ना, भारत में तो ऐसा नहीं होता कि इंडिया की जो आर्मी है जाके इंडिया के लोगों को मार रही है. वो एक जमाने में ऐसा होता था, नेहरू के टाइम में ऐसा हुआ था कि वो कांग्रेस के लोग जाके उन्होंने ब्राह्मण्स को महाराष्ट्र में मारा था. 8-10 हजार लोगों को मार डाला था उन्होंने, और किसी ने चू तक नहीं की थी. वो साधुओं को मारा था जब जब इंदिरा गांधी ने जो गौ रक्षा के लिए आए थे उनको मार दिया था, किसी ने चू तक नहीं की थी. पर अब ऐसा नहीं होता क्योंकि उस समय की मीडिया और थी, वो एक शब्द नहीं बोलती थी. अब की मीडिया और है, दोनों में बहुत फर्क है. तो द थिंग इज कि इंडिया इज अ डिफरेंट कंट्री ऑल टुगेदर देन पाकिस्तान. मेका डिक्लेरेशन बना, ये मेका एग्रीमेंट बना किस लिए? व्हाट इज द पर्पस? जब इनको पता है ये भारत से जीत नहीं पाएंगे तो इनको आपस में क्या, व्हाट डू दे वांट टू अचीव? और बांग्लादेश और सीरिया भी ज्वाइन करना चाह रहे हैं नाउ. दैट इज इंटरेस्टिंग. सो ऐसा है कि ये इसलिए नहीं बना कि मेरे को दूसरे से क्या, मैं दूसरे का क्या भला करूंगा. मतलब सऊदी अरेबिया ये नहीं सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान का या मैं टर्की का क्या भला करूंगा.
और टर्की भी ये नहीं सोच रहा था कि मैं पाकिस्तान का या सऊदी अरेबिया का क्या भला करूंगा। सारे ये सोच रहे थे कि हम किससे क्या चीज निकाल सकते हैं। अब अच्छा। टर्की से वो एम्यूनिशन ले सकते हैं जो सऊदी अरेबिया के पास नहीं है, पाकिस्तान से वो मैन पावर ले सकते हैं जो आगे जाके भाड़े पे उनके टट्टू लड़ेंगे, और सऊदी अरेबिया से ये सारे लोग सोच रहे हैं कि हम पैसा ले सकते हैं जो हमारे पास नहीं है। हाँ, तो टर्की के पास ड्रोन है, पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर है, सऊदी के पास फाइनेंस है। कहीं ईरान की तरफ तो नहीं ये लोग मुड़ रहे हैं? क्योंकि तीनों का एक कॉमन टारगेट ईरान भी हो सकता है। हाँ, ईरान भी है, मतलब ईरान ईरान वो है एक वो एक केएल सहगल का एक गाना है, नहीं उसका मुकेश का, तो उसमें एक लाइन आती है कि बिस्मिल को बिस्मिल और बना, मतलब जो पहले ही आधा मरा हुआ है उसको और मारो। तो अब ईरान से क्या ही कोई लड़ेगा, वो द थिंग है, वो तो पहले ही आधा मरा हुआ है, और वो सैंक्शंस और लगाने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग, यूएस वाले। एंड द ओनली कंट्री विच इज स्पीकिंग अगेंस्ट इट इज एक्चुअली चाइना एंड समवट रशिया। ये लोग तो बात नहीं कर रहे, ना करेंगे, क्योंकि ईरान इनके खिलाफ लड़ाई लड़ता है। बट द थिंग इज, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि चाइना जो है वो हमेशा पाकिस्तान वो भी पाकिस्तान को आर्म्स दे रहा है और टर्की भी दे रहा है, पर चाइना जो है वो ईरान को बैक करता है, जबकि ईरान जो है वो सऊदी अरेबिया के खिलाफ है और उसको भी अटैक कर रहा है। क्योंकि ये मैं ये ढंग से समझने की बात है कि ईरान सऊदी अरेबिया और बाकी मिडिल ईस्ट को अटैक क्यों कर रहा है। मेरी नज़र में इसलिए अटैक नहीं कर रहा क्योंकि सऊदी अरेबिया से उसको बहुत ज़्यादा दुश्मनी है। उसका अटैक इसलिए है क्योंकि वो ये दिखाना चाहता है कि यूएस का वर्चस्व जो है मिडिल ईस्ट में नहीं है, और यूएस को किस तरह से मिडिल ईस्ट से निकाल सके। अब और जब कोई मिडिल बचाने नहीं आएगा। हाँ, क्योंकि अगर वो नहीं आ रहा, बचाने अब इससे पूरी इक्वेशंस चेंज हो गई ना। जो ईरान ने अटैक किया मिडिल ईस्ट पे और यूएस बचा नहीं पाया खुद के एयर डिफेंस सिस्टम्स और खुद को और अपने एलाइज को, चाहे वो कतर हो, चाहे सऊदी अरेबिया हो, बाकी कंट्रीज हो, वो बहरीन वो द बिग वन एक्चुअली, तो इनको वो बचा नहीं पाया। तो नाउ दे आर थिंकिंग कि हम कुछ और करें। इसलिए नहीं वो यूएस ने इसलिए नहीं ये वो हुआ क्योंकि यूएस चाहता नहीं था। यूएस चाहता था पर वो केपेबल नहीं था। उसकी इनकेपेबिलिटी जो है विद इन द मिडल ईस्ट, वो ईरान ने बिल्कुल क्लियर कर दी। उसकी वजह, और ईरान और चाइना जो भी उसको बैक कर रहे थे, इस वजह से सारी इक्वेशंस चेंज हो गई हैं। अब टर्की और सऊदी अरेबिया यूएस के पार्टनर्स होते हुए, नेटो के अंदर होते हुए भी वो अब अपनी एक और डील बना रहे हैं। सो ईरान ने जो अटैक किए हैं कतर पे, बहरीन पे, जॉर्डन पे, इस पे ओमान पे, सऊदी अरेबिया पे, यूएई पे, वो सिर्फ इसलिए किए हैं बिकॉज दे वांट टू चेंज द इक्वेशंस इन मिडिल ईस्ट। और हॉर्मुज उसने क्लोज करके तो और ये ज्यादा कर दिया है, बिकॉज अब सऊदी अरेबिया के पास और बाकी जो कंट्रीज हैं इनके पास ऑप्शंस रही नहीं है। राइट तो इसलिए मैं ये कहूंगा कि ये भी सब जानते हैं कि, और ये सऊदी अरेबिया भी सीक्रेटली बात कर रहा होगा विद ईरान टू एक्चुअली डू समथिंग। सारी मिडिल ईस्ट कंट्रीज रीच आउट कर रही है ईरान को। करेक्ट। आज ही इराक के कुछ एक टैंकर्स इन्होंने निकाले हैं ना, इराक में और ईरान में आज बात हुई, तो उसके बाद बहुत सारे टैंकर्स निकाले गए हैं। आई डोंट रिमेम्बर द नंबर, बट अ गुड नंबर ऑफ ऑयल टैंकर्स वर अलाउड टू लीव द हॉर्मुज। तो सब एक एक करके ईरान की लाइन। आपको लगता है इसके बाद मिडिल ईस्ट में ईरान का वर्चस्व बढ़ेगा या यूएस रिटेलिएट करेगा पूरी तरीके से एक बार? वो यूएस तो रिटेलिएट करने की कोशिश करेगा ही ऑब्वियसली। तो बट द थिंग इज कि ईरान का वर्चस्व तो नहीं मैं कहूंगा, पर उसका इम्पैक्ट जरूर है। सी ईरान ना एक
कैसे कहूं, ईरान एक उस छड़ी की तरह है जो कोई यूज करता है किसी को मारने के लिए। उसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है, अपनी कोई वैल्यू भी नहीं है। अब इस समय जिस समय है वो एक छड़ी है इन द हैंड्स ऑफ ईरान, चाइना एंड रशिया. They will use to actually change the entire equations, geopolitical configuration within the entire Middle East, and that is what they will try to do. ईरान के जो लीडर्स हैं एक एक करके वो सब चले भी जाएं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसका जो यूज है, जिस तरह से उसका उन्होंने मोज़ेक आर्मी बनाई है कि हर जो डिवीजन है वो अलग है, वो खुद से एक वॉर कर सकती है या एटलीस्ट हॉर्मुज को क्लोज कर सकती है, उसको ये यूज करेंगे. एंड दे हैव दैट. अगर इफ दे कैन प्रोवाइड द आर्म्स, मतलब चाइना एंड रशिया, क्योंकि लाइक आफ्टर ऑल रशिया का ईरान के पास चीजें भेजना इज नॉट दैट टफ. कैस्पियन सी है, वो तो डायरेक्ट है, वहां से तो सीधा भेज सकता है वो, और कोई उसको रोक भी नहीं पाएगा. एंड देयर इज नो वे टू एक्चुअली स्टॉप दिस थिंग टू हैपन. वो लगातार उसको आर्म करता रहेगा, और उनके पास लोग हैं, एंड दे विल कीप ऑन यूजिंग देम फॉर दीज काइंड ऑफ थिंग्स. ऑल दे हैव टू डू इज के सही जगह पे सही अमाउंट में और सही तरह के ड्रोन्स और मिसाइल्स फेंकें. और ये और हुथीज मिलके, हुथीज को भी ठीक है, जो भी उनका दिखाते हैं कि वो किस तरह आइडियोलॉजिकल जिस तरह भी हैं, वो मुझे नहीं लगता ये ईरान और हुथीज जो हैं दे आर सो आइडियोलॉजिकली अगेंस्ट लाइक एनी ऑफ दीज मिडल ईस्ट कंट्रीज. दे वांट टू कंट्रोल, टू हैव पावर, टू मेक श्योर कि यूएस वहां ना रहे. तो वही ये कोशिश करते रहेंगे कि किस तरह से ये जियोपॉलिटिकल इक्वेशंस को चेंज करें, ताकि चाइना और रशिया जो हैं इस पूरे एरिया में अपना कंट्रोल, अपना वर्चस्व दिखा सकें, बिकॉज दैट चेंजेस अ लॉट ऑफ थिंग्स फॉर यूएस. सो बेसिकली मिडिल ईस्ट में अगर मैं कहूँ तो यूएस आउट, चाइना एंड रशिया इन, राइट? अब सिचुएशन वैसी भी नहीं होती है. पर ये अम्मी को याद है, आप और मैं बात कर रहे थे ऑफ द रिकॉर्ड, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, कि अ बिग वॉर इज कमिंग फॉर रशिया. हाँ. सो जब एकदम ही जब यूएस ने जब ये सैंक्शंस लगाने की बात की ऑन दोज 5 कंट्रीज, और सडनली उन्होंने एक रिपोर्ट निकली कि रशिया प्लान कर रहा है टू अटैक अ नेटो कंट्री. पहले तो ये है कि ये सैंक्शंस लगाने का जो थॉट है वो दिखाता है कि दे थिंक दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन, बट इट इज नॉट देयर राइट नाउ. तो उनके पास एक टूल है जो पहले से पास हो गया, और बाई पार्टीजन पास हुआ है. 83-11 था वोट उसका कांग्रेस में. मतलब जो रिपब्लिकन्स और डेमोक्रेट्स दोनों ने उसके फेवर में किया होगा बहुत ओवरवेलमिंगली. तो across the board, across the aisle, they were in favor of actually putting sanctions, which is very rare these days in the Congress. तो that means कोई खिचड़ी पकड़ी है जो उनको पता है कि कुछ होने वाला है. और दूसरी चीज ये थी कि उन्होंने जब ये रिपोर्ट निकाली कि अरे ये नेटो की कंट्री को अटैक करेगा, ऐसी रिपोर्ट आई थिंक साल भर पहले जर्मन इंटेलिजेंस ने भी निकाली थी. नाउ द थिंग इज, अब मैं जितनी बार मैं इसको सोच रहा था कि रशिया क्या किसी नेटो कंट्री को अटैक करेगा, तो मैं ये सोच रहा था कि किसको करेगा. एस्टोनिया को करेगा. एस्टोनिया छोटी सी कंट्री है, उसको अटैक करके कर भी क्या लेगा, क्या हासिल क्या होगा. भाई आप किसी को अटैक कर रहे हो एंड इट विल इन्वोक आर्टिकल 5 ऑफ नेटो, तो कुछ तो होना चाहिए उससे. मैं एस्टोनिया को क्यों अटैक करूंगा? अगर मैं पुतिन हूं, अगर मैं पुतिन की तरह सोच रहा हूं, अगर मुझे अटैक करना ही है तो मैं ऐसी कंट्री को अटैक करूंगा, और इस तरीके से करूंगा कि नेटो चाहे भी अगर, तो भी वो मेरा कोई नुकसान ना कर सके. राइट? मैं ऐसी कंट्री को क्यों करूंगा अटैक के जिससे आर्टिकल 5 भी इन्वोक हो जाए
और उनका कोई नुकसान भी नहीं हुआ, राइट? तो वो जो रिपोर्ट जो थी, और वो रिपोर्ट भी बड़ी अजीब सी थी कि यू नो इन मैटर ऑफ वीक्स, पर जब अंदर जाके देखो तो पता चलता है उन्होंने कहा था कि 2026 से वो 2029 तक कभी भी अटैक हो सकता है। अच्छा, तो वो तो ऐसा, तो वो लॉन्ग टर्म वो थिंकिंग है, तो कभी भी हो सकता है वो तो आपने वो रिपोर्ट क्यों निकाली अभी? वो रिपोर्ट इसलिए निकाली बिकॉज दे वांट टू क्रिएट दैट काइंड ऑफ माइंडसेट कि रशिया इज अबाउट टू अटैक, वो अभी अटैक करने ही वाला है, बस आप तैयार हो जाओ सारे के सारे। होगा उल्टा, होगा ये कि ये लोग तैयार हो रहे हैं वहां पे अटैक करने के लिए या वहां पे कोई एक्शंस लेने के लिए। सो वो सैंक्शंस जो लगानी है, वो अटैक्स जो करने, बिकॉज अगर ये चाइना पे या इंडिया पे सैंक्शंस लाएंगे तो दोनों तरफ से वो होगा ना, मतलब अगर ये करेंगे तो वो भी करेंगे, चाइना भी करेगा और इंडिया भी करेगा। अगर चाइना करेगा, इंडिया का खैर जो है तो है, चाइना अगर सपोज करो यूएस के साथ, अगर यूएस के खिलाफ कुछ करता है, यूएस की इकोनॉमी का भट्टा बैठ जाएगा। इनफैक्ट मैं वो अपनी वाइफ से बात कर रहा था, हम दोनों बातें कर रहे थे कि वॉलमार्ट में आज भी, मेसीज में, वॉलमार्ट में, टारगेट में, कॉस्को में, जितने भी यहाँ के ग्रोसरी स्टोर्स हैं, मेजर स्टोर्स हैं, आप कहीं भी चले जाओ, आज भी मेड इन चाइना की सारी गुड्स हैं। भैया अगर इतना ही तुम्हारा अगर वो गड़बड़ हो रहा है तो चाइना के गुड्स अभी भी सारे सारे कैसे भरे हुए हैं, राइट? अगर तो उसका मतलब ये है कि चाइना के गुड्स के बगैर यूएस की इकोनॉमी चल ही नहीं सकती। जिस तरह से चाइना को यूएस की जरूरत है एज अ मार्केट, उसी तरह यूएस को भी जरूरत है ऑफ चाइना एज अ सप्लायर। अगर ऐसा ना होता तो अब तक उन्होंने ये सारा का सारा चेंज कर चुके होते। अब एप्पल अलग है, एप्पल ने अपने सारे आईफोन इंडिया से बनवाने शुरू कर दिए हैं। मैंने अभी वो लेटेस्ट फोन लिया, वो भी मेड इन इंडिया है। तो वो सारे वो मेड इन, बट द पॉइंट इज the rest of the goods are not coming from India or anywhere else. It is still coming from China. So China और US का अभी भी बहुत तगड़ा है। अगर इन्होंने कुछ किया तो do you think कि चाइना रिटेलिएट नहीं करेगा? चाइना भी रिटेलिएट करेगा, तो इकोनॉमी पे फर्क तो पड़ेगा ना। So that is why I think कि they are preparing people for the mind कि अगर वो करें ऐसा, अगर सैंक्शन लगाएं और चाइना अगर करे, in order to save USA, in order to save USA going down the drain, क्योंकि अब उनको किसी ना किसी हालत में अपना आर्म्स इंडस्ट्री स्टार्ट करना है, they want big pump up, right? Economy is down the drain, तो in order to save USA they must attack Russia। आपको लगता है डायरेक्टली करेंगे या प्रॉक्सी लेंगे? हाँ, वही एक क्वेश्चन है, क्योंकि सी द थिंग इज कि पहले वो सैंक्शन करेंगे और फिर उसके बाद दिखाएंगे कि somehow Russia attacked someone. I don't know who that will be, but they'll push Russia to a point कि रशिया के पास और कोई चारा ना रहे। और अभी बहुत सारे अटैक्स हो रहे हैं रशिया के ऊपर, क्योंकि मैं ये सोचता हूँ, जब भी मैंने देखा है रशिया की तरफ कि किस तरह से इन्होंने अटैक किया, उसकी रिफाइनरीज पे, मॉस्को पे अटैक हो रहा है, इतने बड़े अटैक्स हो रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आता है कि अगर मैं पुतिन हूं तो मेरे सामने सिर्फ दो ऑप्शंस हैं, राइट? एक तो मैं कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा हूं अब, और मैं जब तक मेरी प्लानिंग और जब तक मेरी प्रिपरेशन पूरी नहीं हो जाएगी तब तक मैं कोई छोटी मोटी हरकत करूंगा ही नहीं, तब तक मैं सहता रहूंगा। दूसरा ऑप्शन ये है कि वाकई में मेरे पास दम ही नहीं है इनसे लड़ने का। अगर मेरे को पता है मैं लड़ ही नहीं सकता इनसे, तो मैं क्यों एस्केलेट करूं? मैं सहता रहूंगा तब तक। पर पुतिन ऐसा नहीं है जो सहता रहेगा। तो अगर वो सह रहा है तो वो कुछ ना कुछ तो सोच रहा है जो हम नहीं समझ पा रहे अभी। तो इसीलिए कुछ तो प्लान है जो होने वाला है। मुझे नहीं पता वो क्या है और कब होगा, पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि 100% वो दे आर वेटिंग। हो सकता है अभी हो सकता है 6 महीने बाद हो सकता है 1 साल बाद हो। जब भी होगा इट विल बी समथिंग रियली रियली बिग, इट वोंट बी लाइक समथिंग वेरी स्मॉल। एंड ऐसी चीज, जो भी एक्शन होगा वो कभी भी सीधा अटैक का नहीं होगा।
हमेशा जो एक्शन होगा वो पहले कोवर्ट होगा, पहले होगा साइऑप्स, फिर होगा वो सबवर्जन विद इन द कंट्री, कि किस तरह से स्ट्रीट लेवल फाइट्स शुरू की जाए, सिविल वॉर शुरू की जाए, वो सब चीज़ें शुरू की हैं. इनफैक्ट बहुत सारे जो यहाँ कमेंटेटर्स हैं, जो जो लोग हैं जो जो समझते हैं इन चीज़ों को, वो ऑलरेडी दे आर टॉकिंग अबाउट कैलिफोर्निया गोइंग अवे फ्रॉम यूएस. इनफैक्ट USA. ईरान ने मैप निकाला अभी एक. सीरियसली ईरान ने हाँ, निकाला है? ईरान ने मैप निकाला है, कैलिफोर्निया को निकाला हुआ है यूएस से. May on a funny नहीं, on a interesting note, one of my astrologers had predicted कि couple of down the years, USA will be breaking. There will be many countries formed. हाँ, सी मैंने 1.5 साल पहले या साल पहले मैंने एक वीडियो निकाला था, विल कैलिफोर्निया secede फ्रॉम द यूएस. मैं एस्ट्रोलॉजर तो नहीं हूं, पर मैं इतना जरूर समझता हूं कि यहाँ जो चीजें, जिस तरह की कॉन्फ़िगरेशन हो रही है यूएस में, वो कैसी हो रही है. देखो, कोई स्टेट यूएस से secede नहीं कर सकती अनलेस एंड अनटिल बहुत सारी स्टेट्स एक साथ मिलके कहें हाँ ये कर सकती है, या कोई ऐसी सिविल वॉर टाइप सिचुएशन हो जाए जिससे और कोई तरीका बचे ही ना सिवाय उसको सिसीड करने के. अब हो क्या रहा है कि क्योंकि यहाँ पर यूएस के अंदर इतनी ज्यादा डिविजन्स हो गई हैं बिटवीन वन साइड एंड द अदर साइड, डेमोक्रेटिक साइड एंड द रिपब्लिकन साइड, के जो ब्लू स्टेट्स हैं विच आर डेमोक्रेटिकली अलाइंड, हाँ ये वाला मैप था वो, तो वो डेमोक्रेटिकली जो अलाइंड जो है जो स्टेट्स हैं, जो ब्लू स्टेट्स हैं, वो they are coming together in something called blue like blue states group or something like that, right? And वो क्या कर रहे हैं, वो अपना एजुकेशन का जो पॉलिसीज हैं वो एक साथ कर रहे हैं, वो अपनी जो पुलिस की जो लॉ इन्फोर्समेंट है उसको वो अलाइन कर रहे हैं, और बहुत सारे लोग जो हैं जो कैलिफोर्निया में रहते हैं या ऐसी ब्लू स्टेट्स में रहते हैं जो नहीं झेल पा रहे उनकी वो डेमोक्रेटिक थॉट, वो मूव कर रहे हैं जॉर्जिया में या टेक्सास में. और सिमिलरली जो जॉर्जिया टेक्सास में नहीं हैंडल कर सकते, वो कैलिफोर्निया और न्यूयॉर्क जाने की सोचते हैं, हालांकि वहां जाना इतना आसान है नहीं. इनफैक्ट अब तो न्यूयॉर्क में वैसे ही ममदानी आ गया, तो सारे बिजनेसेस वैसे ही वहां से निकल रहे हैं. तो अल्टीमेटली ये जो ब्रेक है ना, आइडियोलॉजिकल ब्रेक, ये एक तरह से कंट्री के अंदर भी ब्रेक हो सकता है. तो यूएस कैन ऑल्सो लाइक ब्रेक इन अ वे. तो यहाँ अगर ऐसा है तो रशिया जो है उसका जो साइऑप्स है या उसका जो सबवर्जन अटेम्प्ट्स हैं, पहले वो इन चीजों पे करेंगे कि इसको वो एस्केलेट करेंगे. फिर उसके बाद जब उनको पता चल जाएगा कि अगला बंदा बहुत वीक है, एंड द सेम थिंग दे कैन डू इन यूके, द सेम थिंग दे कैन डू इन फ्रांस में एक बार पहले हो चुका है, अभी 2-2.5 साल पहले, जब वहाँ के जो कोट अनकोट माइग्रेंट्स हैं जो मिडिल ईस्ट से आए हुए हैं और अफ्रीका से आए हुए हैं, उन लोगों ने मिलिट्री ग्रेड वेपन के साथ अटैक किया था वहाँ पर जहाँ आप गन नहीं खरीद सकते, वहाँ मिलिट्री ग्रेड वेपन से अटैक कर रहे थे. तो फ्रांस में हो सकता है, यूके में हो सकता है, यूएस में हो सकता है, इवन जर्मनी और डेफिनेटली नॉर्डिक कंट्रीज में, स्वीडन में या डेनमार्क में भी हो सकता है. तो if they have to escalate anything, that is how they'll escalate, or then they'll move towards the next steps of actual action, kinetic action. वो that will be the last stage, but उससे पहले ही like ये सब चीजें होंगी 100%. Looks like that अगर मैं, because we have been also talking about world war, मुझे ऐसा लगता है कि जो आप कह रहे हैं it will take at least 3-4 years, roughly around that. They have already started their psycho ops. अगर आप देखो पीछे में जिस तरीके से, and the way जर्मनी, फ्रांस ये इमरजेंसी प्रिपरेशंस कर रहे हैं, आपने और मैंने वीडियो किया था आई थिंक 2-3 महीने पहले किया था, राइट, कि बैकग्राउंड में ये लोग इमरजेंसी प्रिपरेशंस करें कि अगर वर्ल्ड वॉर होता है तो इनको कैसे रिएक्ट करना है अगर कोई वॉर होता है. तो मतलब मुझे ऐसा लगता है कि 2-3 years down the line we are heading towards a war, a big conflict across the world. जी. Correct.
या आई टोटली एग्री विद दैट, क्योंकि सारे देखो अब वो यूएस का जो जो इस समय डेट है वो $40 ट्रिलियन हो गया है, पहले 20 के आसपास था, 2025 के आसपास। इन द मैटर ऑफ जस्ट अ फ्यू इयर्स, जब से ट्रम्प आया तब से एकदम ही शूट अप कर गया। $40 ट्रिलियन इज अ लॉट। पहले ही जो डेट की सर्विसिंग थी दैट वाज मोर देन द डिफेंस स्पेंडिंग। तो मतलब डिफेंस और बाकी चीज़ों के लिए पैसा रहेगा नहीं। और यू नो कमाल की बात यह है कि इंडिया में जिस तरह से न्यूज़ आती है, आई डोंट नो आपने वो पढ़ा कि नहीं पढ़ा, कि बहुत सारे लोग जो हैं वो इस समय बैंक्स जो हैं वो डॉलर्स लेने की कोशिश कर रहे हैं। उनको अभी भी लगता है कि डॉलर इज़ मोर स्ट्रॉन्गर, एंड बहुत सारे लोग वो बाहर जाना चाहते हैं। दे वांट टू एक्चुअली एस्टैब्लिश देयर बिजनेस हेडक्वार्टर समवेयर एल्स। उनको लगता है कि इंडिया बहुत वीक है अभी। वो मैं इससे एग्री नहीं करता, पर हर तरफ कोई ना कोई लोगों को लगता है कि बहुत सिचुएशन ठीक नहीं है। जोन सी कंट्री भी अपने आप को ढंग से मैनेज कर सकेगी इन द मैक्रो इंडिकेटर्स, दैट इज अ वन दैट विल सर्वाइव। इंडिया के बेस्ट चीज़ ये रही है कि हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो हो सकती थी जो नहीं हुई, जो होनी चाहिए थी जो नहीं हुई, और हम बहुत सारे ऐसे कमेंटेटर्स हैं जो बोलते हैं कि मोदी जी को ये करना चाहिए था, वो करना चाहिए था, इन्होंने वो नहीं किया, निर्मला सीतारमण को बहुत कुछ करना चाहिए था। द थिंग इज उनकी जो सोच है वो इस तरह की है कि दे आर थिंकिंग ऑफ लॉन्ग टर्म वर्सेस शॉर्ट टर्म, कि मैं कैसे कैपिटल इंटेंसिव और या कैपिटल बेस्ड हम इन्वेस्टमेंट कर सकें, जिससे जो ROI है फॉर द इकोनॉमी वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म की हो और आगे जाके ज़्यादा फायदा हो। अब बहुत सारे लोग हैं जो बड़ी वो भ्रमित बातें भी करते हैं कि देखो ये जो है इतनी करप्शन है, और करप्शन है, मैं ये नहीं कह रहा करप्शन नहीं है, इतनी करप्शन है कि हाईवेज जो हैं वो बेकार हैं, वो टूट रहे हैं, वो यहाँ पॉट होल है, वहाँ पॉट होल है। पर आप ये देखो कि क्या जो टाइम है दैट टेक्स वन टू गो टू अनदर सिटी और अनदर स्टेट, क्या वो कम हुआ है? दिल्ली से देहरादून जाने का टाइम कम हुआ है? दिल्ली से चंडीगढ़ जाने का टाइम कम हुआ है कि नहीं हुआ? या दिल्ली से कहीं और जाने का, फ्रॉम बॉम्बे टू पुणे जाने का टाइम कम हुआ है कि नहीं हुआ? बॉम्बे टू अहमदाबाद जाने का टाइम कम हुआ कि नहीं हुआ? क्या जो कॉस्ट है टू बिजनेसेस फॉर ऑल दीज काइंड ऑफ ट्रैवल्स, वो क्या कम हुई कि नहीं हुई? अगर हुई है तो उसका मतलब हाईवेज ठीक बने हैं। आप समझ रहे हो? It is the final प्रॉब्लम, result that counts. इट विल नेवर बी 100%। थोड़ा अरे बहुत प्रॉब्लम तो आएगा ही। यहाँ आप यूएस तो में होता है यूएस ना, में रहते हैं, हाँ यूएस में बताइए ना, क्योंकि लोगों को यूएस में लगता है होता है। यूएस में हमारे बहुत सारी जगह है, हमारे अपनी रोड्स पे वो पॉट होल्स होते हैं, तो क्या करें? वो होते हैं पॉट होल्स। इनफैक्ट आप कहीं भी चले जाओ, इनफैक्ट हाईवे पे भी कई चीजें वो ठीक नहीं होती, तो उसका मतलब ये है कि सारे सारे हाईवेज खराब हो गए। वो एक तरह का वो ठीक है, एक जगह पे हाईवे वो बैठ गया होगा या लाइक उसमें करो, तो उसको ठीक कर लो ना। द ओवरऑल आर्ग्यूमेंट के हाईवेज ही ठीक नहीं बने, इसका सिर्फ एक ही तोड़ है, क्या क्या उसके रिजल्ट्स हैं कि नहीं है? क्या आपका टाइम कम हुआ कि नहीं हुआ? आपका टाइम वही है जो आज से 10 साल पहले था। जब आप 10 साल पहले जब दिल्ली से चंडीगढ़ जाते थे या दिल्ली से आप बॉम्बे जाते थे, क्या उतना ही टाइम लगता था जितना आज लगता है? अगर नहीं है ऐसा, तो उसका मतलब कुछ तो चेंज हुआ है। जब आप बॉम्बे से, सपोज आप बॉम्बे से आप लखनऊ आना चाहते हो, आपका टाइम कम हुआ है कि नहीं हुआ? अगर हुआ है तो उसका मतलब कुछ ठीक चीज ढंग से हुई है। नहीं, और एक चीज और है ना, पहले पहले आपकी बाइंग कैपेसिटी कितनी थी और अब बाइंग कैपेसिटी क्या है? 14-15 राइट। साल में, चलो आप 14 साल 15 साल का जोड़ लीजिए, क्या आपकी बाइंग कैपेसिटी इंप्रूव हुई है या नहीं हुई है? हमारे लिए आईफोन, लैपटॉप और ये सारी चीजें, इट यूज्ड टू बी अ बिग डील।
एक टाइम पे। बट नाउ इवन अ 5-year-old चाइल्ड हैज देयर ओन, क्योंकि स्कूल में आजकल ऑनलाइन हो रहा है तो सबको लैपटॉप देना पड़ रहा है बच्चों को। तो ये अब परफेक्शन की तरफ तो नहीं होगा। और हाँ, मैं मेरे को ये लगता है रिसोर्स वाइज इंडिया इज वेरी वेल प्लेस्ड। सर हम थोड़ा सा मिसडायरेक्ट हो गए। वापस में आना चाह, आपको लग रहा है वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ बिग कॉन्फ्लिक्ट 2028-29 के आसपास में? मुझे ऐसा लगता है। हाँ, वो आई थिंक बहुत सारी जो कॉन्फ़िगरेशंस हैं, जैसे इंडिया और पाकिस्तान का जो है, जिस तरह से पाकिस्तान को आर्म किया जा रहा है, जिस तरह से हम कह रहे हैं 2.0 ऑपरेशन सिंदूर 2.0 चल रहा है, उस तरह से, और जो कुछ पाकिस्तान में हो रहा है, POJK में हो रहा है, बलूचिस्तान में हो रहा है, तालिबान का हो रहा है, दिस विल क्रिएट one area of problems. The other area of problems is the Middle East, जो वहाँ पर इतने सारे देश एक साथ आने की कोशिश कर रहे हैं। और तीसरी जगह है यूरोप में। यूरोप में खास तौर पे जैसे जो फिनलैंड है, जर्मनी है और रशिया है, स्पेशली हमने इसके बारे में बात की है, जो आर्कटिक सर्कल है, जो आर्कटिक सर्कल का जो एरिया है, that becomes a big risk for a lot of things to happen, क्योंकि वहाँ से आर्कटिक सर्कल से मिसाइल मारना, और वहाँ पर बहुत सारे मिसाइल बेसिस हैं रशिया के। इनफैक्ट कलिनिनग्राड जो है वो तो बिल्कुल मिडल ऑफ यूरोप है, हालांकि इट इज़ नॉट लिंक्ड टू रशिया बिकॉज वो बेलारूस के साथ लिंक्ड है। दैट इटसेल्फ इज वन ऑफ द मिसाइल बेसिस। सो all these areas can actually enable Russia to hit US and to hit Europe very very fast. और इसी वजह से ग्रीनलैंड इतना इम्पोर्टेंट हो गया था, बिकॉज वो लोग Another नहीं reason why रशिया के ऊपर अटैक करने का रीजन है यूएस के लिए द आर्कटिक रिसोर्सेज एंड द आर्कटिक रूट। करेक्ट। तो क्योंकि ग्रीनलैंड जो है ना, उसके अंदर जो यूएस ने पहले एयरबेस कहते थे, वो स्पेस बेस कहते हैं, कि वो मिसाइल्स और सैटेलाइट्स को मॉनिटर करते हैं। बट द रियल रीजन इज कि अगर मिसाइल अगर वहां से अगर दागते हैं आर्कटिक सर्कल से अगर रशिया, तो द बेस्ट प्लेस टू एक्चुअली इंटरसेप्ट दैट इज फ्रॉम ग्रीनलैंड, बिफोर इट रीचेस द मेनलैंड नॉर्थ अमेरिका. So that is the reason why Greenland becomes so very important for this thing. और दूसरा एरिया जो बड़ा इम्पोर्टेंट है, जिसको GIUK बोलते हैं, ग्रीनलैंड, ये जो पूरा एरिया जो है, ग्रीनलैंड, आयरलैंड एंड यूके, ये पूरा जो एरिया है, इसमें ये जब आप साउथ जाते हो अटलांटिक ओशन में, जैसे वो यूएस की तरफ जाते हो, तो आयरलैंड और स्कॉटलैंड एक्चुअली आर द लास्ट बेसिस जिससे रशिया को रोका जा सकता है, अगर उसकी सबमरीन्स और उसकी शिप्स वहां आ रही हैं तो दैट इज वाई लोग ये कहते रहते हैं ना, वो हमेशा बात होती है कि आयरलैंड को हमेशा इंडिपेंडेंस चाहिए थी उससे, यूके से, तो उसको कभी मिली नहीं। और इसी वजह से नहीं मिली क्योंकि आयरलैंड को अगर इंडिपेंडेंस मिल जाए तो दे विल नॉट हैव द बेसिस ऑफ नेटो। तो आयरलैंड को कभी भी इंडिपेंडेंस नहीं मिलेगी, नॉट बिकॉज इट डजंट डिजर्व इट, बट बिकॉज दैट विल गो अगेंस्ट द इंटरेस्ट्स ऑफ नेटो। तो आयरलैंड के अपने लोग जितने भी मरते रहे, जो कुछ भी होता रहे, उनको कभी इंडिपेंडेंस मिलने वाली नहीं है। दे विल नेवर हैव एन इंडिपेंडेंट स्टेट और गवर्नमेंट। उनको वही करना पड़ेगा जो नेटो और यूके उनको कहेगा करने के लिए। तो इसी वजह से दैट एंटायर एरिया आल्सो बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये सब चीजें जो हैं दे विल डिसाइड द फ्यूचर, कल्मिनेट करेंगी ये, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट जिस तरीके से यूएस जब भी डेस्परेट होता है वो कुछ भी करता है। सो डेस्परेशन इज बिल्डिंग अप, अमेरिका में इस वक्त डेस्परेशन इज बिल्डिंग अप, एंड काफी डिवाइसिव है इनकी सोसाइटी, इजी नहीं है। मेगा एक है, लोग बात नहीं करते हैं, वैसे तो भारत के बारे में बड़ी बात करते हैं। ये मेगा क्या है? सुपीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स नहीं है तो क्या है ये? आप ये अपने है ना आप ये मागा ग्रुप जो है ना इसका, ट्रम्प का, ये शुरू हुआ था कि हम जो है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। उसका मतलब यही था कि अब तक अमेरिका ग्रेट नहीं था, पहले रहा होगा पर अभी तो नहीं है।
और खास तौर पे क्योंकि बाइडेन, ओबामा ये सब लोग आए थे, तो अभी तो हम कमजोर हो गए हैं। तो ये एक तरीके से जब ये शुरू हुआ था ये पूरा कैंपेन, ये जिस तरीके से डेमोक्रेटिक जो ग्रुप्स थे, जिस तरफ लेके जा रहे थे यूएस को, और जिस तरफ लेके जा रहे थे पूरी वर्ल्ड को, दैट वाज लाइक वेरी वेरी बैड फॉर एवरीवन। तो इसलिए इनका बैकलैश होना एक तरह से बहुत अच्छा भी था, क्योंकि अगर वो ना करते तो जैसे ट्विटर पे आप किसी को भी कैंसिल कर सकते हो जब आपका मन चाहे, आप चाहो तो पीएम मोदी को भी आप कैंसिल कर दो, तो कोई बोलने वाला नहीं था, कोई कुछ करने वाला नहीं था। तो द थिंग इज के मागा ने एटलीस्ट उसको रोका। पर वो लोग हैं जो ये समझते हैं कि हम जो हैं, हम वाइट क्रिश्चियन लोग जो हैं, वी आर एट द हाईएस्ट लेवल ऑफ एंटायर ह्यूमैनिटी, वी आर द वंस हु कैन कंट्रोल एवरीवन। तो उनका ये थॉट प्रोसेस है। अब राइट और रॉन्ग वो ऐसे ही सोचते हैं। तो अब आगे जाके धीरे धीरे वो डिसीजंस उस बैकिंग से जो डिसीजंस दिए हैं ट्रंप ने, वो इस तरीके से लिए हैं कि उससे वो अमेरिकन्स को कोई फायदा नहीं हुआ। जो लोग थे मागा ग्रुप के, इवन विद इन द यूएस, अगर आप देखो जो ब्लू कॉलर वर्कर्स थे या जो फार्मर्स थे, वो सब लोग जो जिनको कई साउथ में अगर जाओ तो वो रेडनेक्स भी बोलेंगे, जो उस तरह के लोग थे, उनको तो कोई फायदा नहीं हुआ। सो नाउ हिज इवन पॉपुलैरिटी हैज कम डाउन इवन अमंग देम, क्योंकि किसी को कोई फायदा ही नहीं हो रहा। तो सो ट्रम्प का खुद का जो अपना जो पॉपुलैरिटी है वो इतनी लो है, एंड ही इज हेल बेंट के ही वांट्स अ थर्ड टर्म। द ओनली वे दैट कैन हैपन, ही वांट्स अ थर्ड टर्म, which is not possible. The only way that can happen is if there is such an emergency that nobody can deny it. तो 2028 में जब वो टाइम आएगा, तब आप शायद ये I don't know ऐसा होगा नहीं होगा, बट देयर इज एन अंदेशा कि कुछ अलग होगा जो हम इमेजिन नहीं कर सकते अभी। He is desperate ना, तो कुछ भी करेगा। जब वो he is so desperate कि he can manipulate the entire oil market and stock market for his money, अपने नाम से क्रिप्टो लेकर आना, तो he will do anything to remain in power. By the way, मुझे याद है कि he was trying to introduce something in the Senate ना, कि वो प्रेसिडेंट की एज की लिमिट नहीं हो सकती है, या कोई तीसरी बार भी प्रेसिडेंट बन सकता है, कुछ ऐसा वो लाने की कोशिश कर रहा था। हाँ, पर वो प्रोविजंस तो हैं फॉर इमरजेंसी। मतलब ही माइट वांट इट टू बी अ थर्ड टर्म, वो थर्ड टर्म तो कोई मानेगा नहीं, बट अगर इमरजेंसी हो ऐसी जिससे नेशनल जो सिक्योरिटी है उस पर बहुत तगड़ा असर पड़ रहा है, एट दैट टाइम द इमरजेंसी पावर्स कैन बी इन्वोक्ड। दैट इज समथिंग दैट ही मे यूज एट सम पॉइंट। अब वो करेगा या नहीं करेगा, वो क्या होगा वो मैं नहीं जानता, बट कई कमेंटेटर्स का, कई एनालिस्ट का ये कहना है कि दैट इज व्हाट ही वांट्स टू डू। और जिस तरह से ऑपोजिशन है उसके खिलाफ, जो डेमोक्रेट्स हैं ऑलरेडी वो बात कर रहे हैं कि हम कैसे आगे प्रोसीड करें टू इम्पीच एंड ऑल दोस थिंग्स। सो आई डोंट नो लाइक वेयर दिस विल गो, पर जब इतनी अनसर्टेनिटी होती है और जब इतने डेस्परेट लोग होते हैं जो एक दूसरे के इतने खिलाफ हों कि वो ये कहें कि हम एक्सेप्ट फॉर ब्रिंगिंग दिस पर्सन कंप्लीटली डाउन वी विल नॉट टॉलरेट एनीथिंग एल्स, मतलब या तो इस पार या उस पार, जब दोनों साइड इस पार और उस पार की लड़ाई में वो हों, तो उस समय कुछ बहुत भयंकर होने की उम्मीद ज्यादा होती है। World War III. Thank you so much, sir, for joining. जाने से पहले viewers से request है, please don't forget to like, subscribe and share the alternate media and also drishtikon.com. और अगर आप मुझे सहायता करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे सहायता कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरा ईमेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। थैंक यू।